अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है रात जो कि तरीर है ईशा अफजल की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 19 जो कि इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। वीडियो कॉल ऑन थी। वो नाक पर चश्मा टिकाए सामने स्क्रीन को देख रही थी। आपको पता है आज मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने नहायत आम से अंदाज में बात की थी। किससे? वो जिसने एक बार मुझे बचाया था, जैद। हाँ, शायद यही नाम था उसका। नादिश को लगा किसी ने उनके चेहरे की शदाबी छीन ली हो। कितनी बार उन्होंने उससे राब्ता करना चाहा था मगर हर बार नाकामी ही मुकद्दर ठहरी थी। उन्होंने अपने तासुरात को संभाल कर रखा। अकेला था। अंदाज आम था मगर जज्बात खास थे। हाँ। उसने माथे पर आधे बालों को क्लिप लगाया था और टेक लगाकर बैठ गई। तुम अकेली थी? नहीं, हारिस थे मेरे साथ। वो मिला उससे? हाँ, मगर आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? उसे हैरत हुई थी। भला मामा को इस अनजान इंसान में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही थी? बस वैसे ही। हारिस ने मुझे कहा उसे ज़ैद पसंद नहीं आया। उसने चश्मा दुरुस्त करते कहा। नादिश की पेशानी पर शिकने उतर आई थी। कहीं वो हकीकत से आशना तो नहीं? क्यों? मैंने पूछा नहीं। उनकी अपनी पसंद है। उसने शाने उचका दिए। नादिश ने मजीद इस मौजू पर बात जारी रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। एग्जाम्स कब हैं? बस अगले माह। फिर मेरी जान की खुलासी। वो स्टूडेंट थी, उसके अपने गम थे। कोई खुलासी नहीं होगी। तुम्हारे बाबा ने इतना इसलिए थोड़ी पढ़ाया है कि तुम बस घर बैठ जाओ। उन्होंने नरमी से झिड़का था। मामा, इस हालत में कैसे? उसने नज़र झुकाकर अपने वजूद में पलती इस नई जिंदगी को महसूस करते कहा। नादिश के अंदर जैसी मुसर्रत सी दौड़ पड़ी थी। इस नन्ही जान के इस दुनिया में आने का कितना इंतजार था। मेरी जान, तुम कर लोगी। औलाद को भी संभालना और अपनी पढ़ाई को भी फरामोश ना करना। रिजा खामोश हो गई थी। नादिश को इसका यूं अचानक चुप हो जाना अब खलने लगा था। अक्सर वो यूं ही चुप हो जाया करती थी, फिर दो दो दिन उनसे राब्ता नहीं करती थी। कोई बात है रिजा? मुझे बताओ, क्यों परेशान हो? मामा, वो हारिस को बाबा से कुछ फेवर चाहिए थी। वो अजीब गुमगुम की कैफियत में बोली थी। कैसी फेवर? उसने मुख्तसर तफसील बयान की तो नादिश के चेहरे पर परेशानी झलकी थी। रिजा, तुम्हारे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनका दिमाग उनके जरिए अपनी कामयाबी चाहे। लेकिन मामा, बाबा के इतने कनेक्शंस हैं और हारिस तो अभी इस फील्ड में नए हैं। अगर बाबा उनकी मदद नहीं करेंगे तो तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर दूसरों के दम पर आगे बढ़ना सीखे तो ठीक है, मैं बात कर लूंगी। लेकिन तुम जानती हो अपने बाबा को, वो इस फेल को कतई कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने उसे वो बात बताई जो वो पहले से जानती थी। शायद यही वजह थी कि वो हिचकिचाहट का शिकार थी। वो फिर से खामोश हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नादिश ने उस जानिब देखा था। शहरोज आ गए थे। उन्होंने वीडियो कॉल पर देखकर वो पहले उनके पास चले आए थे। रिजा से बात हो रही है? आइए, आपकी लाडली ही है। कैसी है मेरी रिजा? उनके लहजे में वही मखसूस मर्दाना शफ़क़त थी। मैं ठीक हूँ बाबा, आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। वो चाहकर भी उनसे हारिस के मुतालिक बात ना कर सकी। मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ मेरी बेटी, मगर बस कुछ वजूहात हैं, कुछ काम निपटाने हैं। फ़ारिग होते ही हम आएँगे। अपनी रिजा की औलाद को सबसे पहले अपने हाथों में मैं लूँगा। इंशाल्लाह, नादिश ने दिल से दुआ दी थी। वो बाप बेटी बातें करने लगे और उठकर बाहर चली आई थी। ज़ैद का नाम सुनकर आज उनका दिल भर आया था। उन्हें अपने जज़्बात को खुली हवा में जाकर सँभालना दरकार था। वो होटल के लिए निकली थी मगर जाने कहाँ भटक रही थी, जब अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के टायर इसके बिल्कुल पास आकर चरचराए थे। उसने चौंक कर चेहरा उठाया। गाड़ी में से कोई बाहर निकला था। उसे देख हैरत ज़दा हुआ। नूर ने उसकी जानिब देखा तो गोया आँख तक चपकना भूल गई थी। तुम यहाँ? वो शख्स कितनी बेबाकी से उसके सामने खड़ा था। ज़ुखरफ का दिल चाहा उसका चेहरा नोच दे। हेलो, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। ज़ुखरफ के कान साए-साए करने लगे। उसने लब खोलने चाहे मगर उस शख्स के अल्फाज ज़हन पर हथौड़े की मानंद लगने लगे थे। वो जो उसकी अकल पर मातम कर रहा था, जो कोई इशारा नहीं दे रहा था। ज़ुखरफ ये तक इब्राहिम वजदानी को देखती रही। वो शख्स उसके बाप का कातिल था। मगर क्या वाक़ई वो माँ की बात मानती या फिर उस शख्स की जो माँ की बात का इनकार नहीं कर सकता था, मगर फिर भी कर गया था? ज़ुखरफ ने खुद पर काबू पाते मुठियाँ भींची थीं। कुछ पल जब मैं तफरीक में लगाए थे, उसे कोई जज़्बाती रद्द-ए-अमल नहीं देना था। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। उसका लहजा मुतवाज़िन था। वो पाकिस्तान की नई बेहतरीन अदाकारा अवार्ड हासिल कर चुकी थी। इसे अपने हार्मोन्स पर ख़ासा इख्तियार था। मुझे भी, मगर यूँ? उसको गौर से देखते उन्होंने मज़ीद कुछ कहना चाहा मगर उनका फ़ोन बज उठा था। अपनी निगाहें हटाए उन्होंने आगे आने वाले नंबर को देखा और कॉल उठा ली थी। कॉल की दूसरी जानिब जाने क्या कहा गया था कि ज़ुखरफ ने उनके माथे पर बल बंधे देखे थे। हाँ, क्या मतलब? ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं अभी उधर ही जा रहा था। उनका लहजा शदीद बेचैनी का गमाज़ था। ज़ुखरफ ने परखना चाहा। मैं आ रहा हूँ। उन्होंने एक नज़र ज़ुखरफ पर डाली, फिर कुछ भी कहे और सुने बगैर वापस गाड़ी में चले गए। ज़ुखरफ पीछे बैठी और फिर फुटपाथ पर चढ़ गई थी।
कुछ तो गड़बड़ थी। उसका ज़हन अब वापस काम करने लगा था। वो होटल आई तो शदीद थकावट का शिकार थी। हदीद और मामा के बयानात में खुला तज़ाद उसे चकरा देने को काफ़ी था। उसे वो वक्त याद आया जब उसे वजदानी फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से ऑफ़र आई थी। उस दिन मामा कुछ परेशान थी, फिर उसके पास कमरे में चली आई थी। बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बिठा दिया था। वो बैठ गई। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें हदीद की कंपनी से ऑफ़र हुई है। आपने पहले किसी मॉडलिंग ऑफ़र के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे लगा कि ये भी आपके लिए अहम नहीं। ना चाहते हुए भी उसका लहजा पुरशिकवा हो। बकिया को छोड़ो, इस ऑफ़र के बारे में क्या सोचा है? वो कुछ परखना चाह रही थी, ऐसा नूर को महसूस हुआ था। ऑफ कोर्स, मैं करूँगी। तुम हदीद की कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए जाओगी? वो उसकी नहीं, इब्राहिम विजदानी की कंपनी है, उसने ज़ोर देकर कहा। आयशा आयशा कुछ पल उसका चेहरा देखती रही, फिर उन्होंने गोया कुछ कहने के लिए खुद को तैयार किया। टूक निकला, अगले अल्फाज मुकाबल की हस्ती तहस नहस कर सकते थे। वो तुम्हारे बाप के कातिल की इंडस्ट्री है नूर। ये जुमला बहुत भारी था। वो बेसाख्ता बेड से उठ खड़ी हुई। क्या कहा आपने? उसके चेहरे का हर तासुर चीख कर गवाही दे रहा था कि वो उस हमले के लिए कतई तैयार न थी। यही कि इब्राहिम वजदानी ही कातिल था। वो भी उठ खड़ी हुई। नूर ने बेयकीनी से माँ को देखा। ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे बाप के कातिल के साथ नहीं रह सकता। वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। उसका सर मुसलसल नफी में हिल रहा था। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बेहसी। उसका जहन अजीब दोराहे पर था। वो तो कर चुका है नूर। बकौल तुम्हारे उसने तो हमेशा तुम्हें धोखा ही दिया है, गलत बयानी की है, झूठ बोला है। वो अपनी जगह ठहरी रही, लेकिन अपने अल्फाज से उसे आजमाने लगी थी। कुछ भी, लेकिन ये नहीं। वो जानते बूझते मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हदीद उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हदीद उसका भरोसा इतनी बुरी तरह नहीं तोड़ सकता। ये ख्याल सुहाने रू था। आयशा ने उसे कंधों से थामा तो वो उनके हाथ झटकते फट पड़ी थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आयशा ने दुख से उसे देखा, जो जज्बात की इंतहा में थी। उन्होंने उसे शानों से थाम कर पुरसकून करना चाहा। आप सब जानती थी, फिर भी आपने मुझे धोखे में रखा। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी मामा, कभी नहीं। अपने शानों से उनके हाथ झटक कर वो कमरे से बाहर निकल आई थी। इससे ज़्यादा इंकशाफात सुनने की उसमें ताब नहीं थी। मंजर गायब हुआ था। वो बस बर्लिन में लौट आई थी। कौन सच्चा था और कौन अभी तक उसे बेवकूफ़ बना रहा था? दोनों में से जो भी था, इसको मज़ीद हसास बना रहा था। वो इन 2 रिश्तों से ये उम्मीद नहीं करना चाहती थी कि वो उसे मैनिपुलेट करें, कम से कम इनसे नहीं। उसने घड़ी पर वक़्त देखा। इशा की नमाज़ का वक़्त हो चुका था। उसे नमाज़ पढ़नी थी। उसने पर्स को ड्रेसिंग पर रखा, नज़र एक बार फिर कमरे पर डाली थी। इस कमरे को वो फ़ज़ूल कहकर गया था। उफ़! फिर वो इसके हिसार में मुकी थी। इतना कि चाहकर भी रज़ाई हासिल ना कर पाई थी। वो वज़ू की गर्ज से वॉशरूम गई थी। हाथ धोने लगी तो याद आया कि नाख़ूनों पर क्यूटिक्स लगाई है। उसे अभी इसे साफ़ करना था। वो वापस आई थी, नेल रिमूवर से नाख़ूनों पर लगे रंग को उतारा था। इससे कबल के वापस जाकर वज़ू करती मोबाइल पर बीप हुई थी। एक मख़सूस बीप। तजस्सुस तो वैसे ही उसकी सर्चेस में शामिल था, सो फ़ोन को उठा लिया। ऊपर ही उसका पैगाम जगमगा रहा था। रमज़ान मुबारक। क्या रमज़ान शुरू होने वाला था? उसे क्यों मालूम ना हुआ था? बहैसियत मुसलमान उसे नदामत ने आन घेरा था। ज़िंदगी में लाख मसाइल हों, मगर रब को भुला देने से बड़ा मसला कोई भी नहीं होता। अरसे बाद उसे हदीद के इसे पैगाम को पढ़ते और बार बार पढ़ते काफ़ी देर बीत गई थी। जब ये सिलसिला तवारत इख्तियार कर गया तो उसका नाम भी स्क्रीन पर जगमगाने लगा। जब उसने कॉल ना उठाई तो उसका मैसेज चमका था। मियाँ बीवी को इस महीने में तो अपनी रंजिशों को भुलाकर एक नया आगाज़ करना चाहिए। उसका अंदाज़ कितना नॉर्मल था। उसने गहरा सांस भरा, फिर नोटिफिकेशन को स्वाइप किया था। तो मुझे एतमाद में लेकर कुछ भी कर लेते हो हदीद। हमारे दरमियान कभी रंजिश ही नहीं आती। इतना भरोसा है मुझे तुम पर। उसने सरगोशी की थी। अगर वो ये हदीद के सामने कहती तो बाखुदा वो कभी इसे हक़ाइक़ ना बताता। वो उसकी जज्बातियत से बखूबी वाकिफ़ था। उसने मामा को रमज़ान की आमदी मुबारक भेजी थी। फिर नाना को कॉल करने का सोचा, मगर अचानक उसे याद आया कि वो नमाज़ पढ़ने वाली थी। उसने फ़िलहाल फ़ोन बंद किया और नमाज़ पढ़ने की गर्ज से वज़ू करने दोबारा वॉशरूम जाने लगी थी। जब इर्द-गिर्द का माहौल एकदम तब्दील हो गया, कमरे की जगह वसी डाइनिंग हॉल ने ले ली थी। तन्हाई के साथ ये मंज़र नामे पर उभर आए थे। वो 24 साला संजीदा ज़ुखरुफ़ से 8 साला मासूम बच्ची में तब्दील हो गई थी। मुझे भी रोज़ा रखना है। अफ्तारी के लिए बर्तन रखती आयशा ने उसके फूले मुँह की जानिब देखा था। वो अकेली थी जिसने अभी रोज़ा नहीं रखा हुआ था। वो उसे इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा था। एक तो ज़ुखरुफ़ नूर की हर शय करने वाली आदत। आयशा ने उसके साथ वाली नशिश सँभाल ली थी। अभी आप छोटी हो। प्यार से उसकी नाक खींचकर जवाब बताया तो उसने बुरा सा मुँह बनाया था। ये तो कोई उज़र ना था। बुरहान तो रख रहा है रोज़ा। बुरहान आपसे बड़ा है ना? ये क्या बात हुई? मैं छोटी हूँ तो कुछ भी नहीं कर सकती। अफ्तारी के लिए बैठे सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट उतरी थी। आदम ने अपनी समझदार औलाद को फ़ख्र से देखते एक नज़र आयशा को देखा, जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। दानियाल कमाल इन दोनों की मोहब्बत और हम आँखी देखकर अपने फैसले पर मज़ीद फ़ख्र से पुर हुए।
میں نے اپنی بیٹی کے لیے نوڈلز بنائے ہیں، وہ بھی آپ کے فیوریٹ لیمن والی۔ مائدہ کو اسے قائل کرنے کا فن بخوبی آتا تھا۔ او مائی گاڈ، آپ کتنی پیاری ہیں ماما جانی، آپ کتنی پیاری ہیں ممانی جان۔ نوڈلز کا باؤل تھامتے وہ خوشی سے چہکی تھی، ورنہ ماما تو زیادہ نوڈلز کھانے ہی نہیں دیتی۔ بڑھانے کنکھیوں سے اس کی خاطر تواضع ہوتی دیکھی۔ ماما میں، اس کے انداز میں خفگی تھی۔ تمہیں تو لیچی جوس پینا ہے نا، یہ لو۔ انہوں نے اس کے سامنے گلاس رکھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، البتہ نور کو مزے لے کر نوڈلز کھاتا دیکھ اسے سخت جلن ہوئی تھی۔ تم نہیں لگاؤ گے مسکا؟ عائشہ نے سنجیدہ بیٹھے بھتیجے کو بولنے پر اکسایا تھا۔ میں کون سا چھوٹا بچہ ہوں جو ایسے کام کروں؟ کیا ہی رونق تھی اس کے انداز میں، سب کی دبی دبی ہنسی ابھری تھی۔ ہاں بھائی، ہمارا برہان تو اب خیر سے کافی بڑا ہو گیا ہے۔ آدم محمود نے اس کے شانے پر تبکی دی، پھر مائدہ سے مخاطب ہوئے۔ ہمایوں نہیں آیا ابھی؟ جانے کدھر جاتا ہے، آدھا رمضان گزر گیا ہے۔ ایک دن افطاری گھر میں نہیں کی، مائدہ کے بجائے دانیال کمال نے جواب دیا تھا۔ عائشہ نے دیکھا مائدہ کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی۔ کام کرتے ہیں نا، بھابھی اور برہان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ہی تو سرگرداں ہیں۔ آدم جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک اچھی ہیلر ہے۔ انہوں نے ستائش سے انہیں دیکھا، نوڈلز کھانے میں مصروف لڑکی کے چھوٹے بال اچانک ہی بڑے ہوئے، اور پھر پاکستان میں اپنے نانا کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بچی اچانک ہی برلن کے ایک ہوٹل کے کمرے میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ بچپن کے دن، وہ اپنوں کا ساتھ، وہ شرارتیں، وہ ایک پسندیدہ چیز پر اپنی ضد چھوڑ دینا، وہ سب کچھ کتنا اچھا ہوتا تھا۔ اسے بلا ساختہ سب کی یاد آئی تھی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، ہر رشتہ بدل گیا ہے۔ کچھ لوگ پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں تو کچھ وہیں تھم گئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سحری کا وقت گوگل کیا تھا۔ اگر وہ 5 گھنٹوں کی نیند لے کر اٹھے تو بآسانی سحری کر پائے گی، مگر اسے پہلے سحری کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ اس نے ہوٹل مینجمنٹ سے اس بارے میں بات کر لی تھی اور الارم لگا کر سو گئی۔ بند آنکھوں کے پار جلتی بتی اس کے اعصاب پر خاطر خواہ بوجھ ڈال رہی تھی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ جھلاتے روشنی کا راستہ روکنا چاہا۔ لائٹ بند کرو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ تمہیں نیند سے جگانے کے لیے ہی چلائی ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم؟ سوال سے زیادہ صدمہ تھا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ ہاں میں، وہ خاصا نارمل تھا۔ ویسے بھی سامنے والے کو جھٹکے دیکھ کر اسے اچھا لگتا تھا۔ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جلدی سے لحاف پرے کرتے بستر سے اٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہارے ساتھ سحری کرنے آیا ہوں۔ وہ کھڑکی کے پردے برابر کرتے پرسکون بولا تو زفرف نے غصے سے جبڑے بھیجے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑا سا مینیپولیٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ خاص نہیں، میرے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ خاص نہیں۔ بس میرے الفاظ کو یوں دل میں نہ بسایا کرو، مزید محبت ہو جائے گی۔ وہ خود کے لیے اس کی آگاہی پر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کہی ہر بات یاد رکھتی ہے۔ فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ خود پسند جو ٹھہری، بھلا مجھ سے محبت کیسے کرو گی؟ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں، میں تو موم کی ہدایت پر تمہیں سحری کروانے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی بیٹی سوئی پڑی رہے گی، پھر اٹھ کر پریشان ہوگی، بنا کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لے گی، چند گھنٹوں بعد اسے بھوک لگ جائے گی، پھر اس کا پورا روزہ عبادت اور ریاضت سے زیادہ بھوک اور پیاس محسوس کرنے میں نکل جائے گا۔ زخرف نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ ماں نے غداری کر دی تھی، دشمن کو ساری مخبری کر دی تھی۔ اپنی موم کو بتا دینا، پچھلے سال میں نے خود وقت پر جا کر سحری کی تھی۔ خود کو منوانے کی اپنی سی کوشش۔ مگر موم نے بتایا کہ پچھلے سال تم نے آدھے روزے بنا سحری کے ہی رکھے تھے، وہ بھی ہوم ورک کر کے آیا تھا۔ زخرف نے پیر پٹکا تھا۔ یا خدا، وہ تمہاری ماں ہے یا میری؟ وہ ہم دونوں کی ماں ہے۔ پھر تو ہم بہن بھائی ہوئے۔ یہ جملہ نہایت بے ساختہ تھا۔ بول کر اس نے خود ہی دانتوں تلے زبان دبا لی۔ استغفر اللہ لڑکی، ہوش کے ناخن لو، اتنے بابرکت وقت میں ایسے کلمات، توبہ! حدید نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وقت دیکھو کتنا رہ گیا ہے۔ یہ توبہ گھر جا کر کرو۔ بہت شکریہ تمہارا، تم نے مجھے سحری کے لیے جگا دیا۔ میں پوری عمر یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ شرمندہ ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، البتہ اتنے پیارے شوہر کو گھر سے نکالنے میں اس کا کوئی ثانی بھی نہیں تھا۔ بے مروت خاتون، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور مجھے تم سے زیادہ انرجی چاہیے، کیونکہ پورا دن آفس میں تمہاری جلی کٹی بھی سننی پڑے گی۔ تو اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ تو یہ کہ میں نے سارا کچھ ارینج کر دیا ہے، بس 1-2 منٹ تک آتا ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ۔ اور تم اس وقت تک کیا کرو گے؟ ہاتھ کمر پر دھرے، نگاہوں میں شکوک تھے۔ وہ اس کے انداز پر جھنجھلا گیا تھا۔ سامنے کھڑی مخلوق بے حد شکی تھی۔ تہجد پڑھوں گا، اس نے دانت چبا کر کہا۔ اس کے ہاتھ کمر سے ڈھلک کر نیچے آ گئے تھے۔ اب کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ عافیت اسی میں تھی کہ وہ خاموشی سے نکل جاتی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ واش روم چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو جائے نماز پر سجدے میں تھا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ وہ تشہد میں بیٹھا تو اس کی پشت دیکھتے اس نے دل میں بے ساختہ شخص کا ساتھ مانگ لیا تھا۔ بابرکت وقت کی پاکیزگی سے دعا۔ وہ سلام پھیر کر کھڑا ہوا تو اسے اپنی جگہ پر ساکت دیکھ کر اس سے قبل کہ حدید اس تک آتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ حدید نے کھانا لے کر دروازہ بند کیا۔ سب کچھ بہت سلیقے سے پلیٹوں میں رکھا ہوا تھا۔
जुल्फ ने फौरी झुककर सहरी का खाना देखना चाहा था। पराठा देखकर उसके आइब्रो खट्टे हुए थे। मैं पराठा नहीं खाऊंगी, साफ इनकार किया था। उसकी सारी सेहत और स्किन का बेड़ा गर्क हो सकता था। तो क्या पैनकेक्स खाकर रोज़ा रखोगी? कमबख्त तंज करना नहीं भूलता था। तुम इतने हैवी पराठे खाकर रोज़ा रखोगे? हम दोनों यही खाकर रोज़ा रखने वाले हैं। कितनी सादगी से बताया था। जुल्फ ने आंखें चकोड़े उसे देखा। नो वे। उसने हाथ खड़े किए। यस बाय द वे। हदीद ने आधा पराठा तोड़कर उसकी प्लेट में रखा और बकिया आधा प्लेट अपनी प्लेट में। कुछ पल वो उसे और पराठे को घूरती रही। दिल किया खा ले, दिमाग ने कहा रहने दे, मगर इस वक्त सिर्फ दिल की चलती थी। उसने प्लेट अपनी जानिब की। हदीद ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था, फिर निवाला तोड़कर मुंह में डाला। जुल्फ ने भी उसकी पैरवी करनी चाही मगर रुक गई थी। उसकी निगाहें तलाशी अंदाज में घूमी थी। रायता नहीं मंगवाया? फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया था। ओह हाँ, ये लो। उसने एक साशे खोलकर उसे एक प्याली में मुंतकिल करते उसकी प्लेट के करीब रखा तो सख्त मिर्चों वाला रायता देखकर ज़ुखरफ को सही वाली भूख लगी थी। उसने फ़ौरन से बेशतर निवाला तोड़कर उसे रायते में डुबोया और मज़े लेकर खाना शुरू कर दिया था। तुम्हें मालूम है मुझे सब्ज़ मिर्च बहुत पसंद है। मैं दाल, सब्ज़ी, उबले चावल, हत्ता कि पुलाव और बिरयानी पर भी सब्ज़ मिर्च डालकर खाती हूँ। अच्छा खाना खाकर उसे सारी कदूरतें और रंजिशें भूल जाती थी। इस वक्त भी वो यूँ मालूम हो रहा था कि गोया किसी माहिर के हाथ के बने पराठे खा रही हूँ। घर जैसा जायका था, ज़ुबान की कड़वाहट है, अंदाज़ा है मुझे। क्या कहा? उसे सुनाई नहीं दिया था। बाखुदा सच में सुनाई नहीं दिया। सुन जाता तो वो कहाँ जाता? इतनी पसंदीदगी की कोई ख़ास वजह? उसने जुमले को 180 के ज़ाविये पर घुमा दिया था। बेचारी खाने में इतना मसरूफ़ थी कि उसकी चालाकी को समझ ना पाई थी। ज़ायका बहुत अच्छा होता है। इसे खाने में और फिर इसे खाने में स्पाइस भी आ जाता है। उसमें विटामिन सी भी होता है। गुड। तुम भी तो लो। उसने रायता उसके आगे किया मगर हदीद ने उसे वापस उसकी प्लेट के करीब कर दिया था। नहीं, इस वक्त दही खाकर मेरा गला ख़राब हो सकता है। इतने तो मम्मी डैडी बचे। मासूम पराठे खा लेंगे मगर दही ने इनका गला ख़राब करना है। वो खामोश रहा। मम्मी डैडी से उसे कुछ याद आया था। एक पल को मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। बकिया खाना दोनों ने खामोशी से खाया था। आखिरी निवाला लेते उसकी अगली फरमाइश हाजिर थी। चाय चाहिए मुझे। नैपकिन से हाथ पोंछते उसने उसकी जानिब देखा था। जानता हूँ, ऑर्डर कर दी थी। मैंने कहा था जब सहरी ख़त्म होने में 15 मिनट बकाया हों तब देकर जाए। वो रुग्बत से बकाया पराठा खा रहा था। जाने इतना सुस्त खाता था कि या फिर ज़ुखरफ की भूख इतनी थी। थैंक यू सो मच। ये पराठा वाकई मज़ेदार था। ज़ुखरफ दिल से उसकी मशकूर थी। मैंने जो बनाया था। नहीं करो। वो शौक में आ गई। क्या नहीं करूँ? ये मैंने खुद बनाए हैं। वेटर को सर्विंग के लिए पकड़ाए थे। टिश्यू से हाथ साफ करते उसने सादगी से कहा। वो हैरान रह गई। तुम इतने अच्छे कुक हो। ये सवाल है क्या तारीफ? तारीफ मोहतरम। इतनी अच्छे तवाज़ा के बाद आप पर तंज करना तो जुर्म है। उसने सीने पर हाथ रखकर सर को खम देते कहा। यानी अगर मैं अपने हाथ के बने पराठे ना खिलाता तो मैडम ने मुझ पर तंज करना था। नहीं करती, पानी मंगवा दो। ये इतना सारा पानी मौजूद तो है। उसने 1.5 लीटर की आधी बोतल की जानिब इशारा करते कहा। ये कम है, मुझे और पीना है। तुम सहरा में सफ़र करने वाली हो। मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा पानी पीऊँगी। इतना पियोगी तो खाना इतना पियोगी तो खाया पिया बाहर आने को हो जाएगा। तौबा है, कितना बोलते हो तुम? हर चीज़ पे मसला है। पानी मंगवा दो। या खुदा सब्र दे मुझे। और मुझे भी। आमीन। वो पानी मंगवाने के लिए भी उठा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने वेटर से ट्रे लेते उसे पानी लाने को कहा। वो फ़ौरन पानी ले आया था। पानी की बोतल और ट्रे को मेज़ पर रखकर उसे चाय थमाने के बाद वो अपना एस्प्रेसो का मग लेकर बालकोनी में आ गया था। ज़ुखरफ हैरत से उसे देखती रह गई, फिर अपना मग उठाकर खामोशी से उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। तुम यूं ही इतने आराम से सैरी करते हो? सभी आराम से करते हैं। सब नहीं करते। हदीद ने उसकी जानिब रुख मोड़ा। वो कुछ परेशान सी थी। यानी तुम नहीं करती? मुझे पहले रोज़े नर्वसनेस होती है। इसका चेहरा इस जज्बे को अयां करने को काफ़ी था। वो वाकई कुछ मुस्तरब से थी। क्यों? मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा। ये शायद मैं गलती से या फिर भूल से कुछ खा पी लूँगी। हर एक को कोई ना कोई खौफ लाहक होता है। किसी को पसंदीदा गुनाहों वाली मशक तर्क करना मुश्किल लगता है। किसी को रोज़ा रखकर झूठ बोलते हुए 100 बार सोचना पड़ता है। रोज़ा यही तो सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल? हाँ, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं जो हमें नॉर्मल लगते हैं। इनसे गुनाहों का एहसास भी नहीं हो रहा होता। मगर वहाँ रमज़ान हमें रमज़ान मगर वहाँ हमें रमज़ान की आमद की इत्तला मिलती है और हमें फ़ौरी अपने वो रोज़मर्रा के कामों में गुनाहों का शाइबा दिखने लगता है। फिर जब हम रोज़ा रखते हैं तो दरअसल खुद को इन सब गुनाहों से दूर करने की जस्तजू करते हैं। यही दर्स देता है सियाम का महीना। उसने कितने आसान तरीके से समझा दिया था। ज़ुखरफ एकटक उसे बोलता देखती रही।
चाय के ठंडे होने का खदशा होता जा रहा था। श्याम, इस मुबारक महीने को अरबी में सयाम कहते हैं। हाँ, स्कूल में पढ़ा था, याद आया। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। दोनों ने खामोशी से अपना अपना पसंदीदा मशरूब पिया था। उसके फ़ोन पर अलार्म बजा, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था। आसपास कोई मस्जिद ना थी, इसलिए यहाँ अजान की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ज़ुखरुफ ने उससे मग लिया और दोनों खाली शुदा मग ट्रे में रख दिए थे। मैं वेटर से कह दूंगा, वो बर्तन ले जाएगा। उसने अपना लॉन्ग कोट पहनते हुए सरसरी सा कहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर अचानक की उदासी की कैफियत छा गई थी। नमाज पढ़ने, फिर यहाँ से वापस घर के लिए निकलूंगा। ज़ुखरुफ का दिल बेजार सा हुआ। उसके जाने का सुनकर हमेशा सोगवारियत छा जाती थी। जाने से कबल वो उसके करीब आया था। ज़ुखरुफ ने चेहरा उठाकर उसे देखा। हदीद ने उसका हाथ थामा था। हमारा घर तुम्हारा मुंतज़िर है। दाएं हाथ से उसका गाल थपक कर वो बाहर निकल गया। ज़ुखरुफ कई पल साकित खड़ी रही। उसका वो नर्म लम्स कितना पुरहिद्दत और अकीदत से भरपूर था। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो कभी इस शख्स के इस नरम आगोश से निकलना चाहेगी? उसका चेहरा नफी में हिला था। अलार्म की आवाज़ पर उसने खुद को उसके हिसार से निकालने की कोशिश की थी। फजर की नमाज से कबल ही उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखना था। उस पर रमज़ान मुबारक देनी थी। आखिर को वह नमाज से ज़्यादा अहम था। उसका काम इस काम से फारिग हुई तो व्हाट्सएप खोल लिया था। वहाँ आए पैगामात देखने लगी। इसी असना में नींद उस पर हावी होने लगी और वो सो गई थी। उसकी आंख 9 बजे वाले अलार्म पर खुली थी। बूढ़ी तो चंद पलों से समझने में लगे थे। उसने सहरी की थी, उसके साथ की थी, फिर वो फ़ोन देखते देखते सो गई थी। या खुदा, वो रोज़ा रखकर बिना नमाज पढ़े ही सो गई थी। पहले रोज़े का आगाज़ ही ऐसा था। उसे सख्त निदामत हुई। आम हालात होते तो उसे कतन एहसास गुनाह ना होता, फिर अभी हो रहा था। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसी वक्त फ़ोन पर कॉल आई थी। आयशा का नंबर था। जब से वो जर्मनी आई थी उसका राब्ता ना हो सका था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उससे नाराज़ थी। उसने फ़ोन काटे बगैर उसे बजता रहने दिया था। खुद वॉशरूम चली गई। फ़ोन काफ़ी देर बजता रहा। उसकी आवाज़ सुनते उसे गिल्ट होता रहा। माँ से नाराज़ रहकर कौन सी इबादत, कौन सा रोज़ा। मगर बात तो छोटी ना थी। उसने खुद को दिलासा दिया था। फ्रेश होकर कपड़े तब्दील किए। आज उसने स्लीवलेस पहनने से एहतियात बरती थी। तैयार होकर एक नज़र फ़ोन पर डाली। माँ की 10 कॉल्स थी। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। वहाँ माँ जागा तो फिर हल भी पेश नज़र आए। उसने नाना जान को कॉल मिला ली थी। तुम जर्मनी किस लिए गई हो? उन्होंने सीधा मुद्दे की बात की। एक पल को वो गड़बड़ा गई थी। शूट के लिए? सिर्फ शूट? क्या मतलब? मोहब्बत की शादियों में ऐसा नहीं होता नूर। वो शख्स वहाँ रहता है, फिर तुम भी सिर्फ शूट के लिए गई हो। अंदाज जताता हुआ था। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे हर मोहब्बत पर अपने कैरियर को तरजीह देने की आदत है। झूठ था, सफ़ेद झूठ। हर मोहब्बत नहीं, उसकी मोहब्बत। या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो सिर्फ एक मुआहदा था जो तुमने किसी मसलहत या फिर ज़रूरत के पेश नज़र किया था। मुझसे झूठ बोलकर। जुमले के आखिर तक उनका लहजा अफसोस से पुर हो गया था। उनकी नवासी उनके साथ गलत बयानी कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा था, शुरू से ही था, मगर वो उसे इनकार नहीं कर पाते थे। शुरू से ही नहीं कर पाए थे। मैं ऐसा क्यों करूँगी? यकीन दहानी करवाने की नाकाम कोशिश। 2 साल हो गए हैं तुम लोगों की शादी को और 2 दिन तुम इकट्ठे नहीं रहे। मैं क्या समझूं? आप इसे छोड़ें। मुझे मामा की फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए आपको कॉल की। उसे मौजूद सुकून पलटना था। वैसे भी जिस काम के तहत कॉल मिलाई थी उसकी मालूमात अशद थी। क्या हुआ आयशा को? वो कुर्सी पर सीधे होकर बैठे। वो मुझे 10 कॉल्स कर चुकी हैं। उसे तुम्हें 10 कॉल्स करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? मैं उनसे नाराज़ हूँ। तो मुझसे क्या चाहती हूँ? ज़रा बाप बेटी की सुलह हुई नहीं, कैसे नवासी से अनजान बन गए हैं। बहुत एहसान फरामोश हैं। अव्वल तो हमारी सुलह नहीं हुई। वो सिर्फ बड़े बाप का दीदार करने आई थी। दोम, तुमने मुझे बेगाना किया है नूर। मेरे इल्म में लाए बगैर तुम बहुत कुछ करती फिर रही हो। उन्हें दुख था। इजहार भी कर दिया, मगर वो खामोश रही। बताने को कुछ था ही नहीं। मुझे भी जाना है, बाद में बात होती। उसने फ़ोन बंद कर दिया। एहसास निदामत बढ़ गया था। वो धोखे की बात करती थी, अदद बयानी से चिढ़ जाती थी। खुद वो क्या कर रही थी? हम इंसानों का तो यही अलमिया है कि खुद के गुनाह को मसलियत समझते हैं और सामने वाले के गुनाह पर उसे कटहरे मिलाकर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने फ़ोन बंद किया तो हमायूं कमाल के चेहरे के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया था। वह हनूज संजीदा तासुरात समेत बैठे थे। तो आपने इस वजह से बुरहान का जीना से रिश्ता ख़त्म करवा दिया? इनकी भारी आवाज़ में कुछ था, कोई अफ़सोस, कोई उलझन। वो सब समझते थे, अपने बाप को भी और अपनी औलाद को भी। बुरहान ऐसा नहीं चाहता था और उनके माबैन कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ था। उन्होंने आम से अंदाज में कहा। हुमायूं कमाल ने मुठियाँ भींची। अगर वो इसे शादी कर लेता तो बहुत जल्द तरक्की कर लेता। उसे किसी औरत के सहारे की ज़रूरत नहीं है हुमायूं, मगर उसे इस औरत के बाप के सहारे की ज़रूरत थी। आपने आज भी अपनी नवासी को अहमियत दी है। आप यही चाहते हैं कि वो अपने शौहर से तलाक लेकर आ जाए। आप बुरहान से उसका निकाह पढ़वा दें। उनके लहजे में चुभन थी। तो इसमें क्या गलत है?
انہیں بالکل ندامت نہ تھی۔ میرا بیٹا یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ شروع سے پسند کرتا ہے نور کو، میں اسے اس کی پسند دلانا چاہتا ہوں۔ کتنی ہٹ دھرمی تھی، ایسا ہمایوں کو محسوس ہوا۔ وہ ہر ایک کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، انہیں سب پر اپنی مرضی مسلط کرنا تھی۔ ہمایوں کمال بھولے نہیں تھے کہ کیسے انہوں نے زبردستی ان کی مائدہ سے شادی کروائی تھی۔ انہیں تو یہ بھی یاد تھا کہ عائشہ کی شادی بھی اس کی مرضی کے بنا ہوئی تھی، تو جب اس نے اپنی پسند رکھی تھی اس وقت کیوں نہیں دلوائی؟ پسند تو ہمایوں کمال نے بھی رکھی تھی، دل کی پسند۔ تم باپ کے منہ کو آؤ گے؟ ان کا لہجہ کرخت ہوا۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن آپ جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس میں سب کا نقصان ہو۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن آپ جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس میں سب کا نقصان ہوگا۔ میں آگاہ کر رہا ہوں۔ ووٹ کھڑے ہوئے تھے، ان کے باپ کو ان کی جذباتیت کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے مت سمجھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ جا رہا ہوں، لیکن میری بات یاد رکھیں، اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ ان کا انداز واقعانہ تھا۔ دانیال کمال شدہ رہ گئے تھے۔ کیا ان کا بیٹا اسی روش پر تھا؟ آج بھی ہمایوں باہر نکلے تو دانیال نے فوری کال ملائی تھی۔ پتہ چلا اس حکیم لقمان نامی شخص کا؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک بہروپیہ تھا۔ وہ شاید اسی USB کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ ان کے ماتھے پر کئی لکیریں اجاگر ہوئیں۔ اور کیا معلومات ملی ہیں؟ اس لڑکے کا نام زید نائک ہے۔ وہ جرمنی میں کمپنی میں لیگل ایڈوائزر ہے۔ کس کمپنی میں؟ وردانی فارماسیوٹیکلز۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ صدمے کے زیر اثر آئے تھے۔ یہ معاملہ ان کی سوچ سے زیادہ گمبھیر ہو چکا تھا۔ تو یہ سب ابراہیم وجدانی نے کیا؟ کیا وہ شخص اب ان کے بیٹے کے خلاف آئے گا؟ انہوں نے فون پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اس لڑکے کی تصویر بھیجو۔ اس کے فون پر فوری زید نائک کی تصویر موصول ہوئی تھی۔ انہیں اسے دیکھ کر ان کا حلق سوکھ گیا تھا۔ یہ شخص، یہ تو حدید عالم کی طرف سے گواہ تھا۔ انہیں لوگ یاد رہتے تھے، زید بھی یاد رہ گیا تھا۔ تم اپنے باپ جیسے نہیں نکلے حدید عالم، تم ابراہیم کے وفادار نکلے۔ اب پھر سے وہی ہوگا سب کچھ، تیار رہنا۔ ان کے تاثرات کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ وجدانی فارماسیوٹیکلز کے ہیڈ آفس کی طرف بڑھ رہی تھی جب ایک گاڑی اچانک اس کے بالکل پاس سے گزرتے تھم گئی تھی۔ شیشے نیچے ہوئے اور اسے پکارا گیا۔ مقابل کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ برہان، تم؟ آنکھوں پر سیاہی مائل بھورے شیشوں والا چشمہ لگائے وہ کچھ سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھنا خاصا اچانک تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا تو وہ فوری دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ ایک خوشی بھی تھی۔ برہان کے پاس ہونے کی خوشی، کسی اپنے کے قریب ہونے کا سکون۔ کام سے آیا تھا، مجھے پہلے بتاتے ہم ساتھ آ سکتے تھے، وہ پرمسرت لہجے میں گویا ہوئی۔ اچانک ہی آنا پڑا۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ خیریت؟ اسے آج کل واقعی نور کی سرگرمیوں کا علم نہیں تھا۔ وہ یہاں ہوگی یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ تو اسے خود دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ایک ایڈ کے لیے آئی ہوں۔ برہان نے مخصوص انکار بھرا۔ اسے اس کی سوشل سرگرمیوں سے کوئی غرض نہیں تھا، مگر نور کو اسے بتانے کی زیادہ ہی جلدی تھی۔ جانتے ہو کس کی کمپنی ہے؟ جانتے ہو کس کی کمپنی میں ہے یہ ایڈ؟ کس کی؟ لیا دیا سا انداز بیزاریت بھرا۔ کنزا وجدانی کی۔ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا تھا، مگر اس نے فوری سنبھالا۔ نور نے دل پر ہاتھ رکھا۔ سر شکر کہ ٹریفک کم تھی ورنہ حادثہ ہو جاتا۔ اس نے برہان کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر چند پل درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ نور کو اب الجھن ہونے لگی تھی۔ سوچا کہ کمپنی کی مالکن کا تعارف ہی کروا دے۔ تم کہاں جانتے ہو کہ کنزا کو؟ تم نے تو بس ایک بار ہی دیکھا تھا۔ یاد ہے جب پچھلی بار ہم دونوں یہاں برلن میں آئے تھے اور ایک خراب گاڑی کے پاس رکے تھے، تم نے انہیں مدد کی آفر کی تھی۔ اسٹاپ اٹ، مجھے نہیں جاننا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ برہان کنزا کو نہیں جانتا ہوگا۔ کوئی اس کی ہستی سے پوچھتا کہ وہ کہتا کہ وہ کنزا کے علاوہ کسی لڑکی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ نور کو اس کا انداز عجیب سا لگنے لگا تھا۔ چھٹیز کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، مگر برہان نے اسے مزید سوچنے کا وقت نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر لی اور رخ نور کی جانب موڑ لیا۔ تم یہاں حدید کی خاطر آئی ہو؟ یہ سوال قطعی نہیں تھا۔ نور کے گلے میں گلٹی ابھری۔ برہان، مجھ سے جھوٹ مت بولنا سونا، میں جانتا ہوں تم اس کی خاطر آئی ہو۔ گاڑی کی رفتار ہنوز تیز تھی۔ ایسا نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس کمپنی میں مجھے آفر ہوئی ہے وہ حدید کے انکل کی نکلے گی۔ انکل؟ تمہارا شوہر لاوارث ہے؟ رشتہ داریاں نکال کر بھرم رکھنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے انداز میں حدید کے لیے محض حقارت تھی۔ نور کا دل تڑپ اٹھا۔ اسے میری ماں نے چنا تھا، وہ لاوارث نہیں ہو سکتا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ گاڑی کی رفتار کتنی تیز تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس نے حدید کو لاوارث کہا تھا۔ تم یہ سب کیسے برداشت کر سکتی؟ دیکھو برہان، مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ہاں، آخر کیوں؟ وہ گھٹیا شخص تمہیں استعمال کر رہا ہے جیسے اس کے باپ نے تمہاری ماں۔ زخم نے کلنچ دبا دیا تھا۔ برہان کا پیر بریک پر گیا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ نور کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ شٹ اپ!
آئندہ اگر तुमने मेरी माँ का नाम किसी भी गैर मर्द के नाम के साथ जोड़ा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। उसके अंदर गुस्से की एक शदीद लहर दौड़ चुकी थी। किसी को हक ना था कि उसकी माँ के बारे में कुछ भी गलत बोलता फिरे। सामने बुरहान था इसीलिए सलामत था। कोई और होता तो वो वार करने से भी ना कतराती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं फुप्पो पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। उसे अचानक मामले की संगीनी का एहसास हुआ था। वो उसकी माफ़ी को बसे वो उसकी माफ़ी को बस से पुश डालकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी जब बुरहान ने उसका हाथ पकड़ा था। जोखम ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना ही अपना हाथ पीछे खींचा। डोंट टच मी अगेन। तुम वो बुरहान नहीं रहे जिस पर मुझे मान हुआ करता था। वो गाड़ी से बाहर निकली तो बुरहान ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वो चाहता था उसके पीछे चला जाता, उसे मना लेता, लेकिन अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा था। वो सिर्फ एक औरत के पीछे जा सकता था, सिर्फ उसकी खातिर झुक सकता था। उसने विंडो स्क्रीन की तरफ देखा था। वो तेज़ कदमों से चलती दूर होती जा रही थी। वो ऑफिस पहुंची तो चाल में वाज़ेह कपकपाहट थी। शदीद गुस्से के आलम में उसका जिस्म कपकपाहट का शिकार हो जाया करता था। वो एक जानिब खड़े होकर कुछ देर खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। जब महसूस हुआ कि वो पहले से बेहतर है तो उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। उसका पहला सामना ज़ैद से हुआ था। वो बाहर की जानिब जा रहा था जब उसकी नज़र नूर पर गई थी। कैसी हैं आप? उसने भाभी का सिगा इस्तेमाल करने से एहतियात बरती थी। तुम कैसे हो? मुझे क्या होना है, ठीक हूँ। नूर ने देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी मगर मुस्कुरा नहीं पाया था। उसे ज़ैद की हालत की वजह याद आ गई थी। अंदर जैसे दुख सा भर गया था। क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर। यहाँ ऑफिस में नहीं, कैफ़े कैसा रहेगा? ज़रूर, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम था। हाँ, तुम अपना काम करो, हम अफ्तारी के बाद मिलेंगे। ज़ैद ने सर हिलाया और चला गया था। वो आज हील्स नहीं पहनकर आई थी। कल ही कंज़ा की सेक्रेटरी ने उसे इत्तला दी थी कि इस ऑफिस में हील्स पहनना ममनू है। ऐसा क्यों है ये जानने की उसने कोशिश ना की थी। वो लिफ्ट की तरफ जा रही थी जब उसकी नज़र उसकी जानिब उठी थी, जो स्याह कोट पहने किसी फाइल पर झुका उसकी तरफ बढ़ रहा था। कंज़ा उसकी हमकदम थी। उसने रमज़ान की मुनासबत से स्कार्फ ले रखा था। दोनों एक साथ बेहद अच्छे दिख रहे थे। उसके अंदर कुछ टूटा था। उसने अपनी निगाहें हटाई थीं और लिफ्ट के दरवाजे देखने लगी थी। वो उसके करीब आ रहे थे। उनकी आवाज़ें उसकी समात तक पहुंच रही थीं। तुम कल घर भी नहीं आए। बाबा ने इतना इसरार किया था। वो चाहते थे हम सहरी एक साथ करें। उसकी शिकवा कुना आवाज़ में मासूमियत थी। नूर के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। ये लिफ्ट भी जाने क्यों इतना इंतज़ार करवा रही थी। मिस, ये लिफ्ट ख़राब है। रिपेयरिंग वाले आ रहे हैं। माज़रत के साथ आपको सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी होंगी। आवाज़ हदीद की थी, जो उसके बिल्कुल करीब से उभरी थी। उसने चौंक कर सर उठाया था। उन्हें ये ज़ाहिर नहीं करवाना था कि उसे उनकी आमद का इल्म ना था। ओह! मुझे नहीं पता था। बालों की लट को पीछे करते आम सा रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की। हो जाता है। कई बार हमें कई चीज़ों का इल्म नहीं हो पाता, हालाँकि वो हमारी आँखों के ऐन सामने होती हैं। वो मानी ख़ेज़ अंदाज़ में गोया हुआ। ज़ुल्फ़ ने निगाहें उसकी जानिब की थीं। क्या इस शानदार मर्द को किसी वारिस की ज़रूरत थी? उसने निगाहें हटाई थीं। आप हमें जॉइन कर सकती हैं, कंसा ने खुले दिल से ऑफ़र की। नो थैंक्स, आपको ज़हमत होगी। ज़हमत कैसी? हम भी ऊपरी मंजिल पर ही जा रहे हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, आज मैं हदीद को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाऊँ। वो खुश थी जब से उसे इल्म हुआ था कि हदीद ने अपने फ़ोबिया पर काबू पा लिया है। वो मुसर्रत का पैकर बनी घूम रही थी। और फिर धक्का दे दूँ, है ना? हदीद ने सरासर मज़ाक की नीयत से कहा था। वो माहौल को कुछ हल्का-फुल्का करना चाहता था। तुम्हें धक्का देने से पहले खुद ना कूद जाऊँ। कंसा ने कंज़ा के जवाब पर हदीद को एहसास हुआ कि उसे कम अज़ कम ज़ुहरफ के सामने ऐसा जुमला बोलने से एहतियात बरतनी चाहिए थी। कनक्तियों से ज़ुहरफ ने उसे देखा था। उसे शर्मिंदगी होने लगी, नाकर्दा गुनाह का एहसास। कंज़ा की मदद में वो खामोशी से उनके हमरा चलने लगी थी। इस तरह की कंज़ा इन दोनों के दरमियान थी। मैं मौसमी हालात देख रही थी। आज बारिश के इम्कानात हैं। हालाँकि मुझे तो बर्फ़बारी ही पसंद है। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। कंज़ा की बात पर ज़ुहरफ ने झुरझुरी ली, जो फ़ौरन उसकी निगाह में आई थी। आपको बर्फ़बारी नहीं पसंद? कंज़ा ने एक पल को थमकर सोचा। नहीं, मोहतरमा की तबीयत जो बिगड़ जाती। लगता था आज हदीद का ज़ुबान उसका साथ ना दे रही थी। कंज़ा ने होपन से पूछा। वो मैं सुबह ही एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिन लोगों को बर्फ़बारी नहीं पसंद, इसकी एक वजह उनका बीमार होना था। उसने जैसे-तैसे बात सँभाली। ओह! कंज़ा ने समझकर सर हिलाया। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ज़ुहरफ ने कनखियों से इस झूठे शख्स को देखा था, जो कितना सफाई से मुक़ाबिल को धोखा दे जाता था। आप आगे आएँ ना, कंज़ा ने खुले दिल से ऑफ़र की। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उसने बिना शर्मिंदगी के अपना डर वाज़ेह किया था। हदीद ने तवील साँस भरा था। अब इस लड़की को ये लगता था कि हम इसे धक्का देंगे। या खुदा! होता है। कंज़ा ने उसे जज करने के बजाय उसकी बात से इत्तेफ़ाक ज़ाहिर किया। वो ऐसी ही थी, लोगों को मुश्किल में नहीं डालती थी, उनके लिए आसानियाँ पैदा करती थी। नहीं होता, लेकिन अब होने लगा है। कोई मसला हुआ है क्या? वो तीनों एक साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कभी कंज़ा और हदीद एक सीढ़ी पर हमरा होते तो कभी ज़ुहरफ और कंज़ा। एक बार फिर हदीद और ज़ुहरफ के कदम एक सीढ़ी पर ना जमें। शायद यही उनकी किस्मत थी। हाँ, किसी ने
हाँ, किसी अपने ने बुरी तरह भरोसा तोड़ा है। शायद ज़िंदगी में कभी भरोसा किसी पर ना कर सकूं। उसने एक नज़र हरीत पर डाली थी। वो बिला वजह ही शर्मिंदा हुआ। खुद को मार्जिन दे, कभी किसी एक बुरे अमल पर बाकियों को जज करना अच्छी बात तो नहीं। कंजा ने समझाना चाहा। कोशिश करूंगी। वो दूसरा फ्लोर आ गया था। अब उनके रास्ते अलग थे। कंजा और हरीत एक तरफ को चल दिए थे। वो वहीं खड़ी उनकी पुश को देखती रह गई। आज फिर शूटिंग टीम का हेड गायब था। कंजा ने उसे माजत की। वो यकीन दहानी करवाई कि उसे मुकम्मल पेमेंट मिलेगी। वो बात अलग थी कि ज़ोहरब को पैसे से गर्ज ना थी। वो इस कंपनी में किसी और ही वजह से आई थी। उसने जैद का नंबर ले लिया था। अफ्तारी के बाद एक नज़दीकी कैफ़े में पहुंचकर उसने जैद को लोकेशन भेजी थी। चंद मिनट बाद वो उसके सामने था। कैफ़े पहचाना? उसके बैठते ही ज़ोहरब ने सवाल पूछा। वो सवाल पर सवालिया हो। ये वही कैफ़े है जहाँ हमने चाय कॉफ़ी पी थी। ज़ोहरब ने याद करवाया था। जी जी, ज़बरदस्ती आपके पैसों से कॉफ़ी पी थी। आज अपनी रज़ा से पिलाऊंगी। वो मुस्कुरा दिया था। हदीद की तरह उसकी बीवी भी मिजाज पर चलती थी। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? उसने खुद की जानिब इशारा करते पूछा। ज़ुल्फ़ ने गौर से उसका चेहरा देखा। चेहरे से झलकती खुशमिजाजी का अंसर बहुत कमज़ोर था। बुरी आंखों में अब वाज़ेह नमी तैरने लगी थी। बालों को बेतरतीब छोड़ा हुआ था, लेकिन कुछ था इस हुलिये में जिसने ज़ुल्फ़ को हैरान किया था। शायद वो उसका तासुर था। वो अपनी सोच पर मुस्कुरा दी थी। अपने अपने लग रहे। एजाज़ है। जैद ने सर को खम दिया था। हदीद का अंदाज था। इसके दोस्त में भी झलकता था। उसने निगाहें हटाई और वेटर को बुला लिया था। कॉफ़ी के साथ कुछ लोगे? नहीं शुक्रिया, मैं कॉफ़ी पी कर आया था। मेरे साथ भी पी लो। फिर वो मंगवाए जो आप पियेंगी। उसे याद था कि नूर ने उस रोज़ भी कॉफ़ी नहीं पी थी। मैं तो कॉफ़ी ही पीऊँगी। उसका अंदाज शरारत लिए हुए था। ओके फ़ाइन। जैद ने हाथ खड़े कर दिए थे। नूर ने वेटर को ऑर्डर नोट करवा दिया था। फिर मेज़ पर हथेलियाँ जमाते संजीदा हुई। कुछ पूछना है मुझे? जी पूछिए, मगर जवाब देने की एक शर्त है। क्या? उसके चेहरे पर कम फहमी उतरी थी। जवाब मुझे भाभी समझकर नहीं, बहन समझकर दोगे। आप भाभी बनकर पूछेंगी तो गलत बयानी नहीं करूँगा। हो सकता है तो मसलियत के तहत ऐसा कर भी दो। जद की डिक्शनरी में मसलियत से ज़्यादा मान और वफादारी की कदर। नूर ने समझकर सर हिला दिया था। तो वही हो जिससे मेरी पहली मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी। पहला हमला। जैद बिल्कुल तैयार ना था। नहीं, हमारी मुलाकात बर्लिन में हुई थी। उसने ज़ोर देकर कहा। नूर ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने बहुत गौर किया था और मालूम हो गया था कि तुम वही थे जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। तुम नाना जान के पास नौकरी क्यों कर रहे थे और उस हुलिया की क्या वजह थी? आपको गलतफ़हमी हुई है। वो अच्छा खासा डगमगा गया था। जिस तरह वो आंखों में आंखें डाले पूरी यकीन और एतकाद के साथ बोल रही थी, उसे लगा जैसे हदीद ने खुद उसे सब बता दिया है। तुम जानते हो मैं अदाकारा हूँ। जिस इंसान को एक मर्तबा देख लूँगी उसे कभी भी हुलिये में किसी भी हुलिये में पहचान सकती हूँ। इसीलिए अपने दोस्त की तरह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। जैद ने लबों पर ज़ुबान फेरी। ऑटो के साथ हलक भी खुश्क हो रहा था। नूर ने पानी का गिलास उसके सामने किया। उसने 2 घूंट भरकर वापस रख दिया, फिर अगली बात कहने के लिए खुद को तैयार किया। आपके नाना के पास हमारी इमानत थी। हमारी? हदीद की? क्या? एक यूएसबी? क्या है उसमें? मुझे इल्म नहीं। अगर वो हदीद की थी तो उसे नाना से लेने के लिए इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? वो उसे कभी हदीद के हवाले ना करते। क्या तुम मुझे वो यूएसबी लाकर दे सकते हो? मुमकिन नहीं। उसने नूर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर कोई मान टूटता दिखा। उसे फ़ौरन सफाई पेश करनी थी। वजह यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ है। जिस दिन मैंने उसे हदीद के हवाले किया था उसी दिन उसके बारे में जानने का तजस्सुस भी भुला दिया था। वो जान गई कि वो सच बोल रहा था। क्या वो उसे बता देती कि उसकी आंखें सच बोलते हुए खास अंदाज में चमकती हैं? कॉफ़ी आ चुकी थी। जैद ने बेदिली से कप उठा लिया था। तुम बचपन से हदीद के साथ हो? हाँ। क्या तुमने उसके बाबा को देखा था? नूर के अंदाज में इश्तियाक था। लुकमान आलम को जानने का, उस शख्स के बारे में सुनने का जो हर एक की ज़िंदगी में ख़ास हिस्सा रखते थे। इन्हीं को तो देखा था और देखता ही रह गया था। ज़ैद के अंदाज में हसरत थी। लुकमान आलम का चेहरा उसकी याददाश्त में हमेशा महफूज रहता था। क्या मतलब? इससे कबल कि वो कुछ बोलता व पर वो से एक आवाज़ उभरी और उसे लगा कि वो मुजस्समा बन जाएगा। नूर! आवाज़ के साथ कदमों की आहट करीब हो रही थी। उसका दिल मुट्ठी में आने लगा। नूर उठ खड़ी हुई। रज़ा तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! वो आते साथ ही उसके गले लग गई थी। ज़ैद लब काटते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके अंदाज में लड़खड़ाहट उतरी थी। हाथ में पकड़ा कप छलका था और उसकी शर्ट पर धब्बा बन गया था। नूर ने हैरत से उसका ये रूप देखा। इस पर इतनी गर्म कॉफ़ी गिरी थी कि उसके लब गोया सिल गए थे। वो अलग हुई तो नूर ने उसकी तवज्जो ज़ैद की जानिब मबज़ूल करवाई थी। इससे मिलो, ये ज़ैद है। मैं जानती हूँ। रिजा के चेहरे पर शनासी थी। नूर को मज़ीद हैरत हुई। सीरियसली? हाँ, जब तुम पिछली बार बर्लिन आई थी तब इन मौसूफ को तुम्हारा पीछा करते देखा था।
वो ہلکے پھلکے انداز میں کہتے آخر میں زید کو گھوری سے نوازنا نہ بھولی تھی، مگر وہ کہاں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کی جانب؟ اس کی نظریں تو فرش سے اٹھ ہی نہ رہی تھی۔ نور نے حیران کن تاثرات سے زید کی جانب دیکھا۔ زید؟ پکار میں شکوہ اور ناراضی تھی۔ زید وجہ جان گیا تھا۔ اتفاق؟ نور کی آواز پر اس نے آنکھیں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اسے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ حدید اور زید کسی اسے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ حدید اور زید دوست کس طرح تھے۔ وہ دونوں ہی سامنے والے کی نگاہوں میں دھول جھونک جاتے تھے، وہ بھی بنا شک پیدا کیے۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے نا زید؟ شاید ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آفٹر آل حدید کی صحبت کا اثر ہوگا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رجا نے اسے نظر انداز کرتے نور کی طرف دیکھا، نگاہوں میں شکوہ ہلکورے لے رہا تھا۔ تم میری شادی پر کیوں نہیں آئی تھی؟ میں ناراض ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی خفگی کا اظہار کیا تھا۔ زید کی نظر بے ساختگی سے اس کے اندر پلتے وجود کی جانب اٹھی تھی۔ اس نے مزید چہرہ جھکا دیا تھا۔ میں اس وقت پاکستان تھی ہی نہیں، ورنہ ضرور آتی۔ نور نے عذر پیش کرتے زید کی جانب دیکھا جو جانے کو پر تول رہا تھا۔ اس کو خود کو دیکھتا پا کر فوری اظہار بھی کر دیا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اسے زیادہ یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ رک جاتا تو لازماً رو پڑتا۔ کیوں؟ نور نے اسے روکا۔ اس نے ایک پل کو نگاہیں اٹھا کر سیدھا اسے دیکھا۔ کچھ کام ہے۔ وہ رجا کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ نور کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اب تک کہ وہ ہر ملاقات میں زید نائک کے چہرے پر ایک مخصوص شرارت اور شوق پن ہوتا تھا، جو اس بار ندارت تھا۔ ہر بات پر شادی کا تذکرہ کرنے والا شخص ایک لڑکی سے اس حد تک کیوں کترا رہا تھا؟ وہ بھی وہ لڑکی جو اسے جانتی تھی۔ ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ زید نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا اور پھر پلٹ گیا تھا، مگر رجا نے اسے پکار کر اس کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ سنو، وہ رک گیا تھا، مڑ بھی گیا، مگر نظریں نہ اٹھائی تھی۔ تمہاری شرٹ پر داغ لگا ہے، اسے صاف کر لو، ایسے مناسب نہیں لگ رہا۔ رجا کی نظر اس کی سفید شرٹ کی جانب اٹھی تھی۔ وہ جب مڑنے لگا تو اچانک ہی رجا کی نظر میں آ گیا تھا۔ شخصیت پر داغ ہو تو شرٹ کا داغ اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ رجا اس کی آنکھوں کا زخمی پن دیکھ کر شتر رہ گئی تھی۔ وہ چلا گیا تو کئی پل اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نگاہوں سے غائب ہو جانے کے بعد وہ نور کی جانب مڑی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا نور؟ وہ واضح پچھتاوے کی زیر اثر آئی تھی۔ بعض اوقات ہم کچھ غلط نہیں کہتے، مگر سامنے والے کے لیے وہ الفاظ کسی منمل زخم کو دوبارہ ہرا کر دیتے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ نقطے گویا مل کر لکیر بنانے کے قریب تھے۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ یہ میرے ہسبینڈ کا دوست ہے، میں اس کی بھابھی۔ نور نے سرسری سا کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ عائشہ آنٹی نے مجھے میری شادی پر بتایا کہ تم شادی کر چکی ہو، مجھے تو کافی دیر تک یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ وہ ہنستی تھی۔ سلیبریٹیز کی شادی تو خاصی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ بس پھر میں نے کچھ ہٹ کر لیا۔ انداز میں انفرادیت نمایاں تھی۔ مجھے تو اتنا ارمان تھا تمہاری شادی پر ڈھیروں سلیبریٹیز سے ملوں گی۔ ہائے رے افسوس۔ تم نے جس سے ملنا ہے وہ مجھے بتا دو، تمہیں ان سے ملوا دوں گی۔ آفر تگڑی تھی۔ ارے اب ایسی آبزیشن بھی نہیں ہے کسی سے۔ اس نے ہاتھ ہلائے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تم سے آبزیس ہوا جا سکتا ہے۔ رجا نے آنکھ دبائی تھی۔ مت ہونا، جیسے میں ہونے لگی تھی۔ نور اس کے انداز پر ہنستی تھی۔ عرصے بعد رجا کو کوئی اپنا ملا تھا، ورنہ اسے برلن بیگانہ لگنے لگا تھا، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی۔ تم سناؤ، کیسی جا رہی ہے میرڈ لائف؟ اچھی گزر رہی ہے۔ بیبی کی ہیلتھ ٹھیک ہے؟ سچ بتاؤں تو کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ اسے کسی کے سامنے تو اپنا ڈر واضح کرنا تھا۔ حارث کے گھر والوں نے بھی کبھی اس کی خبر گیری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس نے حارث کو کبھی ان سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ شاید وہ اس کی موجودگی میں ایسا نہیں کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی زمین پر تفکر کی لکیریں سمٹ آئی تھیں۔ ماما کو مت بتانا پلیز۔ رجا تم اتنی غیر سنجیدہ کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اس نے ڈپٹا تھا۔ میں جانتی ہوں، چیک اپ کروا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر میں ان کی ہدایت پر عمل کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک میں یہاں ہوں تم میرے ساتھ جایا کرو گی۔ حارث ہیں میرے ساتھ۔ جو بھی ہے تم مجھے عزیز ہو رجا، بہن نہیں ہو لیکن بہن جیسی تو ہو، میری پیاری نادش آنٹی کی بیٹی ہو۔ تمہاری صحت بہت ضروری ہے، اٹھو ابھی۔ وہ خود اٹھ چکی تھی۔ کہاں؟ رجا نے گردن اٹھائے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ہم ابھی ہاسپٹل جائیں گے۔ کول ڈاؤن یار، میں ٹھیک ہوں۔ کود کے دکھاؤں؟ رنگ پیلا ہوا پڑا ہے اور کودیں گی محترمہ۔ اچھا بس، کتنا جج کرتی ہو؟ جج نہیں محسوس کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب نہ بتاؤ۔ ابھی میں تمہیں نہ دیکھتی تو تمہیں رجا یاد بھی نہیں آنی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے موضوع پلٹا تھا۔ شادی کے بعد وہ یہ گن بھی سیکھ گئی تھی۔ ویری فنی، میں تمہارے گھر کا ایڈریس لے چکی تھی، کسی دن چھاپا مارنے کا ارادہ تھا۔ رجا مسکرائی تھی۔ اسی وقت اس کے فون پر کال آئی تھی۔ 1 منٹ، کال آ رہی ہے۔ نور واپس بیٹھ گئی تھی۔ جی حارث؟ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ میں دوست کے ساتھ ہوں۔ نور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی۔ عائشہ آنٹی کی بیٹی نور؟ جی وہی سلیبریٹی نور۔
ठीक है। उसने फ़ोन बंद कर दिया, बैग में डाला। हारिस ने तुम्हें इनवाइट करने का कहा है। बताओ किस दिन फारिग हो? वो पुरजोर से बोली थी। कल आऊँगी तुम्हारी तरफ। हम भी तो मिले मिस्टर हारिस से। उसके अंदाज में वाज़ेह तजस्सुस था। तुम उनकी फ़ैन हो जाओगी? वो ना हो जाए मेरे फ़ैन। नहीं होंगे। वो लड़कियों से मुतासिर नहीं होते। लड़कों से होते हैं क्या? उसने आँख दबाई। रिजा ने झुरझुरी ली थी। अस्तगफिरुल्लाह। नूर ने उसके लिए जूस ऑर्डर कर दिया था। जूस के आने तक वो उसे अपने यहाँ होने का बताती रही। और क्या चल रहा है आजकल? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बताकर उसकी मालूम करना चाही। कोरियन रिवेंज ड्रामा देख रही हूँ। वो हनूज़ अपनी सी दुनिया में मगन थी, या शायद ये उसका कंफर्ट ज़ोन था। कुछ देर के लिए खुद को कहानियों में गुम कर लेना, ताकि अपनी असल ज़िंदगी की तलख़ियों को भुलाया जा सके। अगरचे आर्ज़ी ही सही, मगर ख़ातिर ख्वाह नताइज अहम हैं। वाओ! किस तरह का इंतकाम? उसने मज़े से कॉफ़ी का घूँट भरा। उसे इस तर्ज की कहानियाँ वाक़ईतन मुतासिर करती थी। इसमें बेटी के सामने उसके बाप का कत्ल हो जाता है, फिर वो बाप के कातिल से बदला लेने और उसे मारने के लिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी इख्तियार करती है। सेल्फ डिफेंस सीखती है और नूर के हाथ में पकड़ा कप वहीं साकिन हो गया था। मेरी बेस्ट मेरी बेटी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आदम महमूद उसे लड़ना सिखा रहे थे। वो उकताई हुई दिख रही थी। लेकिन मैं थक जाती हूँ। आज की थकन कल की कामयाबी साबित होगी। मंजर तब्दील हुआ था। आदम महमूद की जगह आयशा कमाल ने ले ली। मुझे स्विमिंग नहीं सीखनी मामा। पूल का ठंडा पानी देखकर उसे सख्त सर्दी महसूस हुई थी। मैं अपनी बेटी की बेहतरीन तरबियत करना चाहती हूँ। मेरी बेटी मेरा साथ नहीं देगी। मुझे कोई धक्का थोड़ी देगा पानी में। उसकी अपनी मंतक थी। ठंडे पानी से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब बुरा वक्त आता है तो लोग धक्का भी दे देते हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें हर मैदान में कामयाब होना है नूर। उन्होंने उसे ठंडे पानी में कूदने पर मजबूर कर दिया था। माजी के मंजर पर भी वो एक पल को कपकपा उठी थी। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अपने ड्रामे के बारे में बताओ। क्या कह बैठी थी वो? ड्रामे के शौकीन हजरात के सामने उनके पसंदीदा ड्रामे का जिक्र करना नहीं चाहिए, वरना वो पूरी कहानी सुनाए बगैर आपको उठने नहीं देंगे। उसकी रमज़ान में भी वही रूटीन थी। वो सुबह की सैर किया करती थी। बस फ़र्क इतना था कि अब वो धीमा चलती थी और सड़क के बजाय पास की गलियों में सैर कर लिया करती थी। कानों में लगे ईयरबड्स ने उसे गोया इर्द-गिर्द की हर आवाज़ से बेपरवाह कर दिया था। थक कर सांस लेने के लिए उसने कदम रोके, तो किसी की निगाहों का इर्तिकास महसूस करते उसके अंदर उलझन भर गई थी। उसने निगाहें इर्द-गिर्द घुमाई, मगर किसी को खुद को देखता नहीं पाया था। झुरझुरी लेते उसने वापसी के लिए रुख मोड़ा था। ट्रैफिक का आगाज़ हो चुका था, तो उसने सुनसान राहों से जाने का इरादा किया था। एडवर्ड्स उतार कर कोट की जेब में डाल दिए। उसे ज़िक्र अज़कार कर लेने चाहिए थे। कम रश वाली गलियों से गुजरते उसकी समात में दिलखराश आवाज़ उभरी थी। कदम वहीं मुंजमद हो गए थे। उसने इर्द-गिर्द नज़रें घुमाई थीं। किसी शख्स का वजूद ना था, मगर फिर ये अजीब सी आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जिन्होंने उसका दिल हौला कर रख दिया था। उसने गहरे सांस भरते खुद को कंपोज़ किया, फिर मुड़ने ही लगी जब उसकी नज़र खुले दरवाजे में मौजूद उस कार पर गई थी। वो उसे पहचानती थी, अच्छे से पहचानती थी। ये सफ़ेद गाड़ी बुरहान कमाल के इस्तेमाल में थी। जाने किस कैफियत से मगलूब होते उसने अपने कदम घर के अंदर बढ़ा दिए थे। वजह वो गाड़ी नहीं, वो आवाज़ें थीं जो उसकी समात में घुलते उसे दहला गई थीं। इससे कबल के वो इन आवाज़ों का ताक़ुब करती, अंदरूनी अंदरूनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर इन आवाज़ों तक पहुँच पाती। किसी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा था। वो बारी हाथ इस अंदाज में रखा गया था कि उसकी आवाज़ निकलनी मुश्किल हो गई थी। वो जी जान से लरज़ गई थी। उसकी पुष्ट पर खड़ा वजूद उसके कान के पास झुका था। मरहबा, खुश आमदीद मिस कंज़ा। आह! कैसी मिठास भरी आवाज़ थी, लेकिन कंज़ा को ज़हर लगी थी। उसने पुष्ट पर खड़े वजूद के पेट में पूरी कुव्वत से कोहनी मारी, मगर मुकाबिल ठीक वाक़या हुआ था। टस से मस ना हुआ। उसने पैर से पीछे को वार करना चाहा, मगर बेसुध। खुद आई हैं, फिर भी हमले, ये तो काबिल एतराज़ है। उसने कंज़ा के चेहरे पर से हाथ हटाए, चंद कदम पीछे को लिए। वो एक झटके से मुड़ी थी, फिर चेहरे पर हाथ फेरा, गोया उसका लम्स मिटाना चाहती हूँ। बुरहान को सख्त नागवार गुजरा था। कौन है अंदर? उसका अंदाज जासूसी भरा था। बुरहान ने हंसी दबाई। हम दोनों। आह! कितना मासूम था बुरहान। इस दरवाजे के पीछे कौन है जिसे तुम मार रहे थे? उसने ऊंची आवाज़ की थी। यूं महसूस हो रहा था कि गोया वो अभी पुलिस बुला लेगी। मैं मार रहा था? क्या बात करती हैं मिस गंजा? मुझे देखें और बताएं कि क्या मैं किसी को मार सकता हूँ? उसने खुद की जानिब इशारा किया। चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए वो काबिल एतबार दिखता था, मगर कंज़ा को उस पर यकीन नहीं था। झूठे इंसान हो तुम। वो उसे चकमा देती दरवाजे की जाने बढ़ी, तो बुरहान अचानक उसके सामने आ गया था। अगर मार भी रहा हूँ तो आप बचाएंगी? हाँ, बचाऊंगी। उसने बुरहान की आंखों में आंखें डाली। अंदाज में निडरपन था। वो मुतासिर हुआ, हमेशा की तरह। फिर आपको कौन बचाएगा? फिर आपको कौन बचाएगा? मायूस अंदाज पर तवज्जो देने के बजाय कंज़ा ने तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोला और अगला मंजर देखकर उसकी आंखें वरता हैरत से फटी रह गई थी। बुरहान ने उसके चेहरे के तासुरात देखे, जिन पर कम फहमी से ज़्यादा बेयकीनी शामिल थी। उसने हंसी दबाई।
पहले अकेला था, अब तो आप आ गई हैं, कंपनी ही दे दें। उसने मेज़ पर रखे पॉपकॉर्न और स्क्रीन पर चलती हॉलीवुड सीरीज़ की तरफ इशारा करते बेतकल्लुफ़ी से ऑफ़र दी थी। कंसा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें धँस जाए। इतनी सबकी शायद ही उसे कभी हुई हो। वो उस पर निगाहें गलत डाले बगैर बाहर को जाने लगी, जब वो फिर उसके सामने आ गया था। जा क्यों रही हैं? ओह! आई सी, मुझे रंगे हाथों पकड़ने आई थी। मुखबरी जाने किसने की होगी। वो साफ वो सिर्फ़ पूछ रहा था, शर्मिंदा करने का सोच भी नहीं सकता था। मुजरिम को हथकड़ियाँ नहीं लगवाएँगी? कंज़ा ने गर्दन झुका ली थी। पहले भी कहा था कि सर मत झुकाया करें, ये काम मुझ पर छोड़ दें, आपकी गर्दन उठी अच्छी लगती। कंज़ा ने गर्दन उठाकर उसे देखा। मुझे भेजा था दुनिया देखने को। मैं एक चेहरे को तकता ही रह गया। वो शख्स ऐसी बातें कैसे कर लेता था? ऐसे कि इंसान जामिद हो जाए, ऐसे कि इंसान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए, ऐसे कि दिल इसकी बेगुनाही साबित करने पर उतर आए। आई एम सॉरी। वो बिना किसी कसूर के माज़रत ख़्वाह हुआ, तो कंज़ा ने आँखें झपकाकर उसे देखा। रोहे मत, तुम मोहब्बत की वो हसीन वही हो, जिसे खालिक कायनात ने मेरे दिल पर उतारा है। मुझ मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मेरे दिल और रूह पर सिर्फ तुम नक्श हो। रोहे मन, तुम मिस्र के कहवा खाने में चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते किसी शायर की बेख्याली में फ़ारसी में लिखी गई दिलावेज़ शायरी हो। रोहे मन, तुम मेरी शायरी के वो अल्फ़ाज़ जो शायद के कोई और अदा नहीं कर सकता। तुम नाज़ा रहोगी उस पर कि तुम मेरा जहाँ हो। मुझे आपको छूना नहीं चाहिए था। उसने हाथ खड़े किए थे, अंदाज़ में नदामत वाज़ेह थी। कंज़ा का दिल जैसे सिमट गया था। मगर आपको भी यूँ मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। माना कि बुरा हूँ, मगर कितनी बार बताऊँ कि आपके मामले में नहीं हूँ। कंज़ा को समझ नहीं आया कि वो सच्चा है या झूठा। अगर सच्चा है तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा? वो खामोश हो गया था। इसे कंज़ा के बोलने का इंतज़ार था। तुम मेरे बाबा को जानते हो? अगर कहूँ कि हाँ, तो क्या फ़ैसला होगा? अगर ना कहूँ तो क्या होगा? मुझे कुछ समझने में आसानी होगी। क्या समझना है आपको? तुम्हें? खुशबख्ती हमारी, वो गलत समझ गया था। मेरा मतलब कि तुम वाक़ई। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। मैं क्या? कुछ नहीं। वो पलट गई थी। उसे वापस जाना चाहिए था। रुक जाएँ, उसने पीछे से ही पुकारा। कंज़ा ने पलटकर उसे देखा। अगर मैं आपको जाने ना दूँ? कंज़ा जानती थी वो धमकी नहीं दे रहा। तुम ऐसा नहीं करोगे। ये यकीन क्यों है? कंज़ा कितनी ही गैर कंज़ा कितनी ही देर ग़ैर दिमागी से उसे देखती रही। बुरहान को उसका ये देखना बेहद पसंद आया था। मैं छोड़ आऊँ? उसकी गर्दन नफ़ी में हिली थी। एज़ यू विश, ध्यान से जाइएगा। वो घर से बाहर निकल आई थी। बुरहान ने गहरा सांस भरा। अल्लाह करे आपका दिल मेरे लिए नरम हो जाए। जाने इसने आखिरी मर्तबा कब दुआ मांगी थी, मगर अब उसकी खातिर मांग रहा था। घर में रहते हुए उनका दिल घबराने लगा था। मुराद ने कितनी बार कहा था कि वो बाहर चली जाया करें, मगर एक खौफ था जिसके बायस उनसे बाहर की दुनिया देखी नहीं जाती थी। लेकिन आज बेटी की बहुत याद आ रही थी। जाने वो किन लोगों के साथ होगी, होगी भी या नहीं। उन्होंने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया था। माँ अगर बेटी को मुर्दा तसव्वुर कर भी ली तो ज़िंदा कैसे रहेगी? दिल को मजबूत करते वो बाहर निकली थी। बीमारी की हालत में रोज़ा रखते उनकी तबीयत कुछ खास बेहतर नहीं थी। बाहर मौसम अच्छा था। उन्होंने मरकज़ी गेट अबूर किया तो गार्ड उनके करीब आया था। मैम, गाड़ी निकाल दूँ? नहीं, मैं पैदल ही जाऊँगी। बस कुछ देर चहलकदमी करके वापस आ जाऊँगी। वो मरकज़ी गेट अबूर करते बाहर निकल आई थी। वो जो कई महीनों से उन्हें देखने के लिए तरस गई थी, आज यूँ महसूस हुआ गोया किसी ने जलते दिल पर फ़ौर डाल दी हो। उसका दिल चाहा आगे बढ़कर माँ को गले लगा ले, मगर कई ज़ंजीरें थीं जिनमें वो मुक़ीद थी। वो दिल ही दिल में उस शख़्स की एहसान मंद हुई जिसने उसकी माँ को सहारा फ़राहम किया था। माज़ी का एक मंज़र धीमे से उसकी आँखों के सामने उतरा था। मैं जानती थी मेरी बेटी ये कर लेगी। उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमा। इसीलिए आपने अपनी पूरी उम्र मुझ पर लगा दी। माएँ बेटियों की बजाय किसी और को चुन लें तो बड़ी ज़्यादती करती हैं। बेटियाँ इस काबिल होती हैं कि उन्हें हर रिश्ते पर फौक़ियत दी जाए। अच्छा बस करें, अब मुझे जज़्बाती ना करें। मेरी तनख्वाह इतनी है कि हम पूरी उम्र सुकून से जी सकेंगे। अब हमें ना तो घर से निकाले जाने का खौफ होगा, ना ही इज़्ज़त के लुट जाने का डर होगा। इज़्ज़त की नीलामी पर उसे अपने तमाम रिश्तेदार याद आए, जिन्होंने बाप की वफ़ात के बाद इन दोनों को सिर्फ़ गोश्त का टुकड़ा समझा था। कभी किसी ने ज़लील कर दिया तो किसी ने गलत नज़र ढक ली थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ये अश्क भी ना वक़्त बेवक़्त बह निकल जाते। कितना खुश थी कि अब हमारी इज़्ज़त महफ़ूज़ होगी। कितनी गलत थी मैं। एक आखिरी नज़र माँ पर डालकर वो पलट गई थी। अभी उसका बदला चुकाना बाकी था। अभी सबका बदला चुकाना बाकी था। इस हिजर का हिसाब बाकी था। वो अजीब कैफ़ियत में घिरी चलती जा रही थी कि जब बेदहानी में वो मुराद चचा के घर की तरफ निकल पड़ी थी। सांस हमवार करने को रुकी तो गोया होश में लौटी थी। रोज़े की हालत में इतना पैदल चलकर उसे अपनी तवानाई ख़त्म होती मालूम हुई थी। उसने इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई तो मंशा दिखाई दी थी। यह आज की तारीख़ का दूसरा हैरानकुन वाक़या था। मंशा? वो उसे पुकारते उसके करीब आई थी। वो जो यहाँ से जाने वाली थी उसकी आवाज़ पर रुक गई। तुम यहाँ? किंज़ा का सांस अभी तक हमवार नहीं हुआ था। बस गुज़र रही थी। गुज़रो, मैंने कब रोका है? लेकिन अब ज़रा
ठहरो। अब कि उसने रुककर सांस बहाल किया था। तुम्हें देखकर ठहरना वाजिब है। बस बस, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये सामने वाला घर मेरे चचा का है। निकली तो इस घर के लिए थी, मगर जाने यहाँ कैसे आ गई। अब समझ में आया कि तुम यहाँ थी, इसीलिए दिल ने इशारा दे दिया कि कंजा रास्ता बदल लो। कंजा के अल्फाज उसे हमेशा मोम कर जाते थे। अहम होने का एहसास होने लगता था। मेरी खातिर रास्ता नहीं बदलना कंजा। मैं इतनी अहम नहीं हूँ कि मेरी खातिर कोई मंजिल तब्दील कर ले। तुम्हें किसने हक दिया कि खुद को कमतर समझो? तुम बहुत प्यारी हो मंशा, बहुत प्यारी। अकीदत सी थी उसके लहजे में। मंशा का दिल भर आया था। तुम जितनी तो नहीं हो सकती। मंशा ने बेसाख्ता उसके नर्म तासुरात वाले चेहरे को छुआ था। वो अपने नाम की तरह पाकीज़ा थी। उसे इस पर रश्क आया था। अब चलो अपने चचा की बेगम से भी मिलवाऊं। शी इज़ सो स्वीट। चची क्यों नहीं कहा? वो दरअसल उन्होंने मना किया था ना। वो कहती हैं कि रिश्ते नामों से नहीं, लिहाज और इज्जत से बनते हैं। कंजा ने उसका हाथ थामा, लेकिन उसने नरमी से उसकी गिरफ्त। फिर कभी सही गंजा, अभी मुझे जाना है। वो टालना चाहती थी। तुम हर वक्त हवा के दोष पर सवार रहती हो। गंजा को शिकवा हुई थी। उनकी मुलाकात हमेशा अधूरी ही रहती थी। मजबूरी है। अपने बॉस का बताओ। अपने बॉस का पता बताओ, मैं उसे झाड़ पिलाऊंगी। खैर से तुमसे ये फरीजा सर अंजाम नहीं होना। ऐसा क्यों कहा? तुम नरमी के लिए पैदा हुई हो किंजा, सख्ती तुम पर जचती नहीं। वो कहकर उसका गाल थपक कर पलट गई थी। गंजा का रुख चचा के घर की तरफ था। उसे अभी कुछ देर आराम करना था। ज्यादा चलकर टांगों में दर्द होने लगा था। कुछ देर चचा के घर बैठकर वो अफान के साथ वापस आ गई थी। राहत आंटी ने इसरार किया था कि वो अफ्तारी करके जाए, मगर उसने बहाना बना दिया था। मगर उसने बा मगर उसने बाबा का बहाना कर दिया था। दरअसल वो कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। बुरहान के रवैये को समझना चाहती थी। वो इतना बुरा नहीं था जितना वो उसे समझती थी। उसे उसको मार्जिन देने की ज़रूरत थी। अफ्तारी से फारिग होकर वो बालकनी में आ गई थी। उसे आए अभी 5 मिनट ही हुए थे जब इब्राहिम उसके कमरे में दाखिल हुए। उसे बालकनी में खड़ा देख वो भी वहीं आ गए थे। ये सब क्या है किंजा? वो कुछ देर वो कुछ घंटे कबल की तस्वीर थी, जिस वक्त वो बुरहान के साथ थी। उसने ज़ोर से आंखें मींची। बाबा, मैं वहाँ। तुम क्या किज़ा? उनका जब जवाब दे रहा था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो सदमा ज़दा थी। क्या बाबा इस अचानक और इत्तफाकिया मुलाकात को गलत समझ रहे थे? शक नहीं कर रहा। वो शख्स तुम्हारे आस-पास आया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका जवाब तो इसके पास भी नहीं था। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया, ना तो उसका एहतजाज था। तो तुम इंतज़ार कर रही हो कि वो तुम्हारी मासूमियत या शायद बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा ले। जाने क्यों, लेकिन उसे गुमान था कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। आप मेरी बात सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। वो तहम्मुल से गोया हुई। बोलो। उसे बैठने का इशारा करते वो खुद भी बैठ गए थे। मैं सैर उसने सारी तफसील गोशगुजार कर दी थी, मगर उसका खुद को चुना नहीं बताया था। बाप के सामने ऐसी बात करते भी उसे शर्म आ रही थी। इब्राहिम ने सब कुछ सुनकर कुछ देर का तौक़ुफ़ किया था। कंजा को उनके बोलने का इंतज़ार था। तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। इसको देखो तो मुझे इत्तला करना। उसने सर उसने सर हिला दिया था। बाबा दुरुस्त कह रहे थे। ऑफिस कैसा जा रहा है? वो अब कुछ ढीले पड़ गए थे, वगरना इन तस्वीर ने तो उनका फशार खून बुलंद कर दिया था। इन्हें रह रहकर अपनी बेटी की कमकली पर गुस्सा आ रहा था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके एपिसोड के अगले पार्ट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।